हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ट्रिक्स, वो स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए अडॉप्ट करी थी, जिसकी वजह से मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स केवीएस 2018 का पेपर बिना किसी कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया और मैं अपने सपने को पूरा कर पाई। और आज के टाइम पर मैं एज एन पीजीटी इकोनॉमिक्स केवीएस में पोस्टेड भी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और कोशिश करते जाइए, एक दिन ज़रूर आपके जो सपने हैं, ख्वाब है, वो हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए हम एक एक करके उन स्ट्रैटेजीज को, उन ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक्स जो मैंने अडॉप्ट करी थी, सबसे पहला काम मैंने किया, वो मैंने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा। मैंने ये समझा कि ये एग्ज़ाम जो है वो दो फेजेस में होगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। और रिटर्न की जो वेटेज थी वो 150 मार्क्स की थी और इंटरव्यू होना था 60 मार्क्स का। बट जब मैं रिटर्न क्वालिफाई करूँगी उसके बाद ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं ये समझ चुकी थी कि सबसे पहला काम मुझे है वो रिटर्न पे फोकस करना है। और रिटर्न की वेटेज जो थी वो ज़्यादा थी, 150 मार्क्स की। तो जितना ज़्यादा आप रिटर्न में स्कोर करेंगे उतना ही आपके इंटरव्यू के चांसेस बन जाते हैं। और दोनों मिलाने के बाद जब वो दोनों नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो आपका एक कंफर्म सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इतना समझ चुकी थी कि मुझे रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैंने देखा कि पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 150 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अलावा रिटर्न पेपर दो पार्ट में डिवाइड था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में थे 70 क्वेश्चन जो कि जनरल क्वेश्चंस थे, प्लस पार्ट 2 जो थे वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड यानी इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैंने यहाँ से एनालाइज किया कि पार्ट 2 जो है उसमें वो तो सबका अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला, पीएचडी करने वाला इंसान भी जो है उस एग्ज़ाम में बैठा होगा जिसने अपनी मास्टर्स करी हुई है ऑलरेडी। तो ये वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी सबका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको रिटर्न में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है ताकि आप इंटरव्यू के लिए चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको पेपर 1 को भूलना नहीं है। पेपर 1 जो है वो आपके मार्क्स को बढ़ाता है, क्योंकि पेपर 1 हर किसी का अच्छा नहीं होता। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, यानी 80 मार्क्स के पेपर के साथ साथ आपको अपने पार्ट 1 पे भी ध्यान देना है, जो आपके मेरिट को बढ़ाएगा। फिर मैं समझ गई कि देखा गया तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एज वेल एज 3 घंटे का पेपर है और आपको इस पेपर को जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करना है। और पेपर आपको बाइलिंगुअल है तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो मेन फोकस एरिया था सबसे पहले रिटर्न पे। अगर रिटर्न क्लियर होता तो फिर हम इंटरव्यू पे जाते। तो सेम यही रहा कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, फिर मैं आ गई थी अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक अपना पूरा पैटर्न समझा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिले और एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी समझ में आए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। उसके बाद मैंने पेपर को एनालाइज किया, मैंने एनालिसिस वर्क पे काम किया। मैंने पार्ट 1 को भी समझा और पार्ट 2 को भी समझा। तो पूरा एनालिसिस वर्क मैंने किया। मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि पार्ट 1 में क्या क्या एरियाज पूछे जा रहे हैं, पार्ट 1 में मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और उसकी क्या वेटेज है। वो सारी चीज़ों को मैंने एक क्लियर चंक्स में समझा, एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया ताकि मुझे समझ आए कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ से क्या और कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें स्पेशलाइजेशन नहीं लेनी है, हमें एक बेसिक जनरल चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने देखा कि इस पार्ट 1 के पेपर में जो है 6 बेसिक्स चीज़ें पूछे जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला था जनरल इंग्लिश और इसकी वेटेज थी 10 मार्क्स की। तो फिर मैंने पुराने पेपर्स उठाए तो वहाँ से मुझे एक एनालिसिस मिला कि ज़्यादातर जो है वहाँ पे इंग्लिश में से आपसे टेंसेस, वर्ब्स जो है, एरर फाइंड करना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडम, फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग करना, रीअरेंज करना, वो कैब्स हो गया, और कौन कौन से, जैसे क्योंकि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, एक तरीके से इंग्लिश की पैडागॉजी।
ठीक है। तो एक बेसिक, मुझे जब क्वेश्चंस पेपर मैंने प्रीवियस देखे तो मुझे वहाँ से पता लगा कि इस टाइप को और इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, एक छोटा सा अ, एक चंक तैयार किया, ताकि मेरे को पता लगे कि मुझे सिर्फ इतनी चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि सब कुछ करके आपने स्पेशलाइजेशन पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर। फिर मैंने देखा कि जनरल हिंदी, ये भी 10 मार्क्स की थी। और हिंदी में जो आप हिंदी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, लिंग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे हो गए, लोकोकित हो गया, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, फिर वाक्य हो गया जिसमें आप सरल हो गया, मिश्रित हो गया, संयुक्त हो गया। तो ये सब बेसिक हिंदी है जो आप शुरू से क्लास 10 तक आपने इतनी हिंदी पढ़ी है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्लास 10 तक की जो है ग्रामेटिकल पोर्शन, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछता, आप इजीली उनको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप 10 तक की कोई भी हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। फिर थर्ड मैंने देखा कि जीके नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और इसके लिए आप कितनी भी तैयारी कर लो पूरी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जीके नहीं पढ़ा था, बट जीके में जैसे पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो मुझे जनरली आता ही है, क्योंकि मेरा पॉलिटी अच्छा रहा है, इकोनॉमिक्स अच्छा रहा है। तो मैंने जीके के लिए ऐसा नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इतना पढ़ने में, और प्लस बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी निचोड़ ना निकले तो फ़ायदा नहीं है। तो आप जी के पढ़ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। प्लस मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, डेली में बेसिस पे जो है एक दो वीडियोस जो है यूट्यूब से देख लेती थी करंट अफेयर से रिलेटेड। न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, ज़्यादा नहीं, थॉरली सिर्फ हेडलाइंस पढ़ती थी, ताकि मैं करंट अफेयर से अपडेटेड रहूँ। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नॉर्मल ही पूछता है। ठीक है। इसकी भी वेटेज है 10 मार्क्स की, और इस 10 मार्क्स में से ईजिली आप, मैंने जो है बिना पढ़े 10 में से 5 नंबर स्कोर कर लिए थे, और वो मेरे लिए सफिशिएंट थे, क्योंकि मैं बाकी एरियाज को इम्प्रूव करके वो गेन करना चाहती थी। फोर्थ हो गया कंप्यूटर लिटरेसी, इसकी भी वेटेज जो है मैंने समझी कि 10 मार्क्स की है। फिर यहाँ पे भी मैंने जनरलाइज किया कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछता है। तो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री पूछता है, जनरेशन्स हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म पूछा जाता है, पीपीटीज, एक्सेल, वर्ड, इन सब चीज़ों की, ये सारी चीज़ें बेसिक है, जनरल है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप कंप्यूटर की बुक या नेट से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, उसमें सारा पार्ट कवर हो जाएगा। इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। फिर मैंने फिफ्थ जो है रीजनिंग को देखा, तो रीजनिंग भी 10 नंबर की थी। और रीजनिंग की तैयारी तो आप जो भी एग्जाम्स पहले से तैयार करते हुए आ रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं, पीआरटी के लिए तैयार, तो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेसिक रीजनिंग थी। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, वेन डायग्राम, डाइस, साइलॉग्स, तो ये सारी चीज़ें जो रीजनिंग हम जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते वही थी। और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की रीजनिंग नहीं आते, बिल्कुल बेसिक की आती है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। फिर 6 नंबर पे मैंने देखा पैडागॉगी, जो आती है आपकी 20 मार्क्स की। इसकी वेटेज जो थी वो कंपेरेटिवली बाकी चीज़ों से ज़्यादा थी। बट यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा, मैंने इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी पैडागॉगी के लिए। जो चीज़ आपने बीएड में पढ़ी हुई है, प्लस आपने, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सीटेट की भी तैयारी करी होगी, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। बहुत ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, उसका बेसिक यूज़ पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। यानी आप उनको ईजिली पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली थ्योरीज वगैरह, क्योंकि थ्योरी नहीं आती इसमें, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, जनरल चीज़ यहाँ पे पैडागॉगी से पूछी जाएगी। जैसे प्लान्स क्या होते हैं, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, माइक्रो लेसन प्लान, टीचिंग एड से रिलेटेड करिकुलम, इवैल्यूएशंस क्या होते हैं, आपने अलग अलग टाइप के इवैल्यूएशंस पढ़े, टेस्ट हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशंस, फिर कम्युनिकेशन। तो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन चीज़ों से, यानी सबसे पहले मैंने पार्ट 1 को पूरे तरीके से एनालाइज किया, समझा, और वहाँ से जो मोस्ट कॉमन टॉपिक थे और जो ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक्स थे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पीछे
पहले पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे जाते हैं, या एनवीएस के पेपर में, या DSSB के पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने क्या करा, सिर्फ उनको प्रैक्टिस किया, उनको समझा, ताकि और इस तरीके से मैंने पेपर 1 की तैयारी करी। फिर इसके साथ ही मैंने पेपर 2 को एनालाइज किया, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको लीनेंसी करो, नहीं, ये आपको बहुत अच्छा आपकी मेरिट बना सकता है, तो आप इसको नहीं निगलेक्ट कर सकते हो। तो पार्ट 2 के लिए अपने सब्जेक्ट के लिए मैंने क्लास 11th की, क्लास 12th की बुक्स फॉलो करी। आपकी मर्ज़ी, आप NCERT भी पढ़ सकते हो, आपकी कोई भी रेफरेंस बुक है, TR जैन है, संदीप गर्ग है, कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपने 11th-12th की बुक को बहुत ही अच्छे से, हर एक चीज़ को, हर एक डायग्राम को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि जो बेस होता है इस पेपर का, सब्जेक्ट का, वो 11th-12th की बुक्स होती है। और कोशिश करें आप 11th-12th की बुक को कम से कम, एक बुक को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी नोट्स बनाए थे, उन नोट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जो नेट JRF के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और देखिए, क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आते। आपने नवोदय के पेपर में, KVS के पेपर में, DSSB में, नेट JRF के पेपर में, अलग अलग जगह से जो आपने पेपर उठाएंगे, तो वहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, अलग से कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है। तो और आपको स्पेसिफिकली इस जो फोकस करना है, वो इन जो इसके पार्ट्स है उस पर फोकस करना है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टार्ट्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैक्सिमम यानी 150 मार्क्स का पेपर जो है वो इन पार्ट से कवर होता है। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो आप, जब हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया, अब थर्ड स्टेप, सबसे पहले हमने एग्ज़ाम पैटर्न समझा, फिर हमने दोनों पेपर को एनालाइज किया, पार्ट 1 को भी किया अच्छे से, पार्ट 2 को भी किया, हमने समझा कहाँ से क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें। अब हम पूरा एक टाइम टेबल बनाएंगे, 6 महीने का हमें पूरा टाइम टेबल बनाना है, ताकि हम 6 मंथ के टाइम टेबल के अंदर उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी कर पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कर पाए, और हमें एग्ज़ाम में टाइम भी ना लगे, और कैसे हमें सिलेबस, सब कुछ पे ध्यान रख के हमें करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको कम से कम डेली बेसिस पे 2 घंटे पेपर 1 करना ही करना है। ठीक है। डिसाइड कर लीजिए कि आज जैसे मैंने पेपर 1 का 2 घंटे रीजनिंग करनी है, और प्लस साथ में मैंने GK हिंदी पढ़ लेनी है, और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है, इस तरीके से। तो एक दिन में आप कम से कम पार्ट 1 के 2 पार्ट को कवर करिए। ठीक है। इसके अलावा आपको सेम डे पे 4 घंटे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, यानी 2 घंटे आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे आपको उस पर पेपर 2 पे भी ध्यान देना है। ठीक है। बट टाइम, आप ऐसा नहीं कि बैक टू आप लगातार 4 घंटे बैठे हुए, नहीं, आपने एक टाइम अलॉट करना है, एक स्लॉट बनाना है, और इस हिसाब से टाइम को डिवाइड करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 4 घंटे मैंने आपको बोला, तो 2 घंटे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है, और 2 घंटे आपने स्टार्ट्स पढ़ ली। क्लियर। इसके अलावा आपको 1 घंटा अपना रिवीजन का डेली देना है, जो मैं देती थी। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने 6 घंटे तो पढ़ाई कर ली, लेकिन 6 घंटे का निचोड़ जो है वो आपको 1 घंटे का रिवीजन देता है। रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आपने पूरे 6 महीने क्या पढ़ाई करी, 2 साल क्या पढ़ाई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब अनटिल अनलेस आपने रिवीजन नहीं करी है। रिवीजन जो है आपको, आपके कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में आपको हेल्प करता है, आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहता है, और आपको मेमोराइज, रिकॉल कर, बहुत जल्दी आप रिकॉल कर पाते हैं अगर आपकी रिवीजन होती है। तो इस टाइम टेबल को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाएं। मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेबल बनाया था, ये सजेस्टिव है, आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से इसको बनाएंगे। अब टाइम टेबल बनाने के बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करी। मैंने पूरी तैयारी 6 महीने की शुरू कर दी, पेपर 1 की और पेपर 2 की। इस जब मेरे अपना बेसिकली जब पेपर क्लोज आने वाला था, दिसंबर 2018 का जब पेपर होने वाला था, पेपर आने से पहले फिर मैंने क्या करा, यानी 6 महीने की तैयारी थी, तो उसमें 4 महीने में मैंने अपना सिलेबस कवर किया, प्लस 2 महीने मैंने सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के लिए रखे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी वो आपकी पूरी एंटायर जर्नी का, आपकी पूरी प्रिपरेशन का। तो मैंने क्या किया,
पिछले सालों के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया। केवीएस के पेपर्स थे मेरे पास, एनवीएस के पेपर्स थे, नेट जीआरएफ, क्योंकि मेरा नेट क्लियर था, मैं नेट की भी तैयारी कर रही थी। तो इस वजह से मेरे को पीजीटी एग्ज़ाम निकालने में भी और भी ज़्यादा ईजी रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नेट एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। तो इससे मैं इन क्वेश्चंस के साथ अवेयर भी थी, क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए। आप ऑनलाइन भी नेट पे जाके वहाँ पे भी अलग अलग क्विज आती है, उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर्स अगर आपके पास अवेलेबल है उनको कर सकते हैं, या फिर आप बुक खरीद सकते हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाए। तो एटलीस्ट 10 साल के आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करिए। सिर्फ पढ़ाई से फ़ायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट, आपने 4 महीने पढ़ाई करी है तो 2 महीने आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चेक करना है, उसको अप्लाई करना है कि भाई मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, कितने गलत निकल रहे हैं। जो गलत निकल रहे हैं तो उस पर मुझे कैसे काम करना है, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने इतने पेपर्स प्रैक्टिस किए थे, उन पेपर प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई थी, प्लस स्पीड बढ़ गई थी। मैं पेपर्स को एनालाइज ज़्यादा कर पा रही थी, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं मैं उनको समझ पा रही थी। क्वेश्चन को समझना, जल्दी समझना, सही क्वेश्चन समझना, मैं वो समझ गई थी। प्लस जितना ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करो तो उतना ही क्वेश्चंस को पढ़ने की जो आपकी स्किल है वो भी इन्हांस होती है। प्लस एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लिया तो फिर जब प्रैक्टिस हो गई फिर एग्ज़ाम हुआ। इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और रिटर्न में मैंने 150 में से 101 मार्क्स स्कोर किए थे। प्लस जैसे ही जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसके बाद फिर जब एक मेरिट आई तो एक कट ऑफ आई, उसमें मेरिट में मेरा नाम आया। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू के लिए मेल आया। फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्लानिंग शुरू हो गई। और आपको रिजल्ट से लेके इंटरव्यू के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मुझे 15 डेज़ का गैप मिला था, मेरे पास 15 दिन थे। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग्स ली, ये ली वो ली, तो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने अपना इंटरव्यू खुद अपने ऊपर काम करके किया। मैंने कैसा इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो, आपका रिटर्न एग्ज़ाम आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आपने रिटर्न की तैयारी करी थी तो आपने अपने इकोनॉमिक्स को, अपने आसपास की चीज़ों को समझा था, तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे। ठीक है, आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा, एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आई, तो वो आपको इंटरव्यू में, एक तो रिटर्न एग्ज़ाम आपको वैसे ही हेल्प करेगा। प्लस ध्यान रखिएगा, आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो कम से कम 20 से 25 मिनट का तो रहेगा। और उस इंटरव्यू पैनल में, मेरे पैनल में 5 लोग बैठे थे। उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है, 4 लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और वो 4 लोग, कोई उसमें से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, कुछ होते हैं जो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इस तरीके से 5 लोग वहाँ पर बैठे हो। एक सिर्फ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है या नहीं है, आपको डर तो नहीं लग रहा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। तो देखिए 20 से 25 मिनट तक का आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चे ने रिटर्न में बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन एक कट ऑफ के आसपास वो हो गया तो मेरिट में नाम आ गया। लेकिन अगर उसने इंटरव्यू में कम किया तो हो सकता है वो, ऐसा हुआ था कुछ बच्चों के साथ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी रिटर्न के बाद प्रायोरिटी देनी है। ये आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट का आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका इंटरव्यू सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है। मेरा इंटरव्यू क्योंकि लंच के बाद हुआ था तो मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था, ऑलरेडी मुझे 2-3 बज गए थे। ठीक है, जबकि मेरी रैंक 13th रैंक थी, और उससे पहले 11th रैंक तक जो 11th रैंक तक वालों का इंटरव्यू हो चुका था। तो लंच हो गया था काफ़ी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबे चल रहे थे। तो लंच के बाद फिर 12th रैंक वाले का फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, बट उन्होंने सीधा जब
मेरे से मेरा नाम पूछा और मेरे नाम का मतलब पूछा, तो मेरे नाम का मतलब मुझे पता था, उसका उसको मैंने तैयार किया था, तो वो मैंने आपको बता दिया। बट सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछता है, तो ध्यान रखिए जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करें, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें रियल बातें होनी चाहिए, जो बात आपके अंदर सच में है। बिल्कुल भी फेक चीज़ें उसमें मत डालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर उस सेल्फ इंट्रोडक्शन में से बहुत सारी बातें लेकर आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछता है, आपसे बातचीत करता है। तो जैसे ही अगर उन्होंने आपसे पूछा और वो गलत हुआ, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और आपके इंटरव्यू के मार्क्स कट जाएंगे। तो जो भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन छोटा रखिए, कंसाइज रखिए, बट रियल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल रखिए, जो आपके अंदर वाकई में है। ठीक है, तो सेल्फ सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू हुआ। फिर उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, लाइक अब मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, मास्टर्स कहाँ से करी, ठीक है, एंड कौन से कॉलेज से करी, बहुत जनरल उन्होंने बात करी। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आप देखिए, जो पहले रिटर्न एग्ज़ाम में उन्होंने हमारी जो एबिलिटी है, हमारी नॉलेज है, उनको पहले चेक कर लिया है। हमारी नॉलेज पहले ही रिटर्न में टेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे, जस्ट कि मैं उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाती हूँ, मेरी जस्ट वो चेक करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के साथ साथ फिर कई बार जो है वो आपसे बोर्ड पे पढ़वा के दिखा बोला जाता है कि आप बोर्ड पे पढ़ा के बताइए, एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करिए। आपको बोल दिया जाएगा कि मान लीजिए आप टीचर हैं और हम स्टूडेंट्स, आप पढ़ा के बताइए इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरा टीचिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ था। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोगों का जो बाद वाले रैंक्स वाले थे उनका टीचिंग प्रैक्टिस हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ों को। इसके अलावा आप जब भी, क्योंकि 15 दिन आपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो सबसे पहला काम आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इन चीज़ों को आपने मिरर के सामने, शीशे के सामने बोलना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप हेजिटेट ना करो। ठीक है, मैं ये करती थी, मैंने 15 दिन लगातार शीशे के सामने बोला है। इसके अलावा मैं फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करती थी, अपनी वीडियो ऑन करके मैं रिकॉर्डिंग करती थी, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बोलती थी, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ पे हेजिटेट हो रही हूँ, मैं कहाँ पे गलत बोल रही हूँ, मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ डिलीट करनी है, कहाँ पे मैं कोई वर्ड सही नहीं बोल, वो सारी चीज़ों को मुझे पता लगा। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हुआ, मुझे अपने बारे में और जानने को मिला, और अच्छी चीज़ें मैं अपने अंदर डेवलप कर पाई और अपने आप को इम्प्रूव कर पाई। और इस तरीके से फिर फाइनली इंटरव्यू हुआ और मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो क्लियर किया, और मेरा इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में ही हुआ था, JNU कैंपस के अंदर। तो ये पूरी मेरी स्ट्रैटेजी रही थी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड मेरे KVS एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, पूरे सिलेबस को समझना है, फिर पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, क्या वेटेज है, वो सारी, फिर एक टाइम टेबल बनाना है, ताकि हम हर सब्जेक्ट को, हर पोर्शन को ध्यान को टाइम दे पाए। उसके बाद तैयारी आपने शुरू कर देनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार 6 महीने तक आपने उसकी तैयारी करनी है। और जैसे ही आपका जब तैयार हो जाए, सब कुछ तैयारी हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तैयार करना है, ताकि आप अब अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाए, वो सारी चीज़ें। और ठीक है, और लास्ट में जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपने इंटरव्यू को सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और मेरे एक्सपीरियंस से आपने वाकई में कुछ सीखा, कुछ समझा, और ये चीज़ आप डेफिनेटली अप्लाई करिए, आपको हेल्प करेगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।